हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में वेरियस पब्लिक सर्विस कमीशंस द्वारा पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? ऑप्शंस है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन सी। इस एक्ट के बाद जो कंपनी की मोनोपोली है इंडिया में ट्रेड के लिए वो खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चाइना को लेके और साथ ही साथ चाय के ट्रेड को लेके। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। इसका मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जो भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद ऐसा नहीं था। By which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss budget? Options है Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909, Indian Council Act 1919। तो सही आंसर है 1892, ऑप्शन बी Indian Council Act 1892। In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? ऑप्शंस है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में फोर्ट विलियम में बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट और सर एलिजा एम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फेडरल कोर्ट वाज क्रिएटेड इन इंडिया? Indian Council Act 1861, Government of India Act 1909, Government of India Act 1919, none of the above। सही आंसर है none of these, क्योंकि फेडरल कोर्ट की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत की गई थी और जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था उसके पहले चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस ग्वेर। The Federal Court of India was established in which of the following year? 1935, 1937, 1946, 1947। सही आंसर है 1937। किस एक्ट के अंतर्गत बना था? तो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, लेकिन एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1937 में, यानी इसके 2 साल बाद। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक तरफ लिस्ट है जिसमें डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं और एक तरफ लिस्ट 2 है जिसमें एक्ट दिया गया है। हमें बताना है कि कौन सा काम किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था। तो पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। और लिस्ट एक्ट कौन कौन से हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो सबसे पहला जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था ये बना था पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बना था और जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था पहला कलकत्ता में, जिसके की चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, इंग्लिश मिशनरीज को भारत में काम करने की परमिशन कब मिली, किस एक्ट के अंतर्गत? चार्टर एक्ट के अंतर्गत। और लॉ मेंबर का अपॉइंटमेंट शुरू हुआ चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to division of the central legislature into 2 houses, introduction of double government, central and state government, having 2 setup of rulers, one in London, another in Delhi, division of states delegated to the provinces into 2 categories। सही आंसर ऑप्शन डी, division of subjects delegated to provinces into 2 categories। मतलब प्रोविंसेस को जो लेजिस्लेटिव पावर मिला था, उन्हें जो लॉ मेकिंग पावर मिला था, उन सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया और इसी प्रोसेस को हमने कहा डायआर्की। जो 2 कैटेगरी में बांटा गया वो कैटेगरी कौन कौन से थे? एक था रिजर्व्ड और दूसरा था ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व कैटेगरी में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, और जो बाकी बचे सब्जेक्ट्स उन्हें ट्रांसफर्ड में रखा गया, जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एटीसी।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल? सेंट्रल लेवल पे कब इंट्रोड्यूस किया गया, किस एक्ट के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी? एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The Act of 1909 was associated with introduction of separate electorate, decentralization, diarchy, legislative councils. सही आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था एक्ट ऑफ 1909 के अंतर्गत, और यहीं से शुरुआत हुई थी बंटवारे की। Which of the following is the principal feature of the Government of India Act 1919? पहला स्टेटमेंट है the introduction of diarchy in the executive government of provinces, the introduction of separate communal electorate for Muslim, devolution of legislative authority by center to provinces। अब स्टेटमेंट्स को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कौन कौन से फीचर हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि डायरकी इंट्रोड्यूस कराया गया प्रोविंसेस में। क्या ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कही गई थी? तो हाँ, ये सही है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट बनाया गया था मुस्लिम्स के लिए। क्या ये एक्ट 1919 की बात है? बिल्कुल नहीं, ये 1909 में कही गई थी बात। लेकिन फर्दर इसे बढ़ाकर बाद में डिफरेंट कम्युनिटीज है उनके लिए इलेक्टोरेट बनाया गया था इसके अंतर्गत जैसे कि सिख, यूरोपियन, इंडियन, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन, इनके लिए बनाया गया था। लेकिन मुस्लिम के लिए जो बना था स्पेशली, वो बना था 1909 वाले एक्ट के अंतर्गत। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो लॉ मेकिंग पावर है, ये सेंटर के अलावा प्रोविंसेस को भी दिया गया था। तो हाँ, बिल्कुल दिया गया था, एक्ट 1919 के अंतर्गत ही दिया गया था। तो हमारे हिसाब से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 और 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1 और 3। 2 गलत है। Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? The Indian Council Act of 1909, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935, the Indian Independence Act of 1947। सर है Government of India Act 1935। The Indian legislature was made bicameral for the first time by Government of India Act 1919। Bicameral legislature का क्या मतलब होता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है वैसा लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउसेस हो। तो 2 हाउसेस बनाए गए थे उस टाइम लेजिस्लेचर में। अपर हाउस को कहा गया था काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in administration of their country? Charter Act 1833, Charter Act 1853, Government of India Act 1858, Indian Council Act 1861। Charter Act 1833। सेक्शन 87 जो है इस एक्ट का, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 का सेक्शन 87, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिश हो, उसे हक है कि वो किसी भी हायर पोस्ट पे अपना सर्विस दे सकता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जगह से हो, किसी जाति से हो या फिर किसी भी रंग का हो। तो इस बहाने भारतीयों को अधिकार मिला प्रशासन में अपना योगदान देने का। In the federation established under the Act of 1935, autonomy residuary powers were given to federal legislature, provincial legislature, governor general, provincial governor। सही आंसर है गवर्नर जनरल। Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? A written constitution for the country, elected representatives responsible to the legislature, envisaging a scheme of federation, nomination of official members to the legislature। कौन सा 1935 का स्टेटमेंट नहीं है?
तो ये ऑप्शन ए, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? अब 1935 जो एक्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन है हमारे पास, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, it envisages partition of India, it abolished the native states। सही आंसर ऑप्शन ए, it is the main source of constitution of India। अब मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्योंकि इस एक्ट ने बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविजन, जैसे कि डायरकी एट सेंटर का प्रोविजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट भी दिया है इसी एक्ट ने, और स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी किया गया था इसी एक्ट के अंतर्गत। इसीलिए हम इस एक्ट को कहते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Which one of the following act led to the separation of Burma from India? The Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947। सही आंसर ऑप्शन सी, Government of India Act 1935। In how many provinces was the Congress ministry formed in the election of the year 1937? 1937 में पहली बार इलेक्शन हुए प्रोविंसेस में, कितने प्रोविंसेस में हुए थे? 11 प्रोविंसेस में हुए थे इलेक्शन, और जिसमें से कांग्रेस की सरकार बनी थी 8 प्रोविंसेस में, 8 प्रोविंसेस में बनी थी कांग्रेस की सरकार। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 8। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। ये प्रोविजन किसने पहली बार बनाया था? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। सही आंसर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब शुरू हुआ था? ये 1942 में। The objective of Ilbert Bill in reference to colonial rule in India was to bring Indians and Europeans at equal status as far as the penal jurisdiction of courts was concerned, to put a strict restriction on local press because they were considered anti to colonial rulers, to conduct administrative service exams in India, to the Constituent Assembly of India was constituted under encourage Indians to participate in it, to amend the Arms Act for weapon permit to Indians। सही आंसर ऑप्शन ए, to bring Indians and Europeans at equal status as far as the penal jurisdiction of court was concerned। तो क्या था इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया था वायसराय रिपन ने। कब किया था? 1883 में किया था। और इसने हक दिया इंडियन जजेस और मजिस्ट्रेट को, यह अधिकार दिया कि वो ब्रिटिश लोगों के केस की सुनवाई कर सकते हैं और अपना फैसला सुना सकते हैं। यानी इस बिल के बाद बराबर अधिकार मिला इंडियन और यूरोपियंस को जस्टिस के लिए। As per the cabinet mission plan in the Constituent Assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in the ratio to which population? 8 lakh, 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh। यानी कैबिनेट मिशन के हिसाब से जो मेंबर्स चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको सिलेक्ट किया गया उनके जनसंख्या, उनके प्रोविंस के जनसंख्या के आधार पर। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया, और इसके अनुसार हर प्रोविंस का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका इलेक्शन जनसंख्या के आधार पर होगा। यानी 10 लाख लोगों में से एक मेंबर आएगा चुन के। तो सही आंसर ऑप्शन बी, 10 लाख। Who among the following persons was not a member of cabinet mission? कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था इसमें से? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन नहीं थे? तो ऑप्शन ए, विलियम वुड नहीं थे। इसके अलावा पैथिक लॉरेंस थे। ये तीनों मेंबर थे किसके? कैबिनेट मिशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सही आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। In the interim government formed in 1946, the vice president of the executive council was। interim government बनाई गई थी। कब बनाई गई थी ये गवर्नमेंट? ये 24 अगस्त 1946 को बनाई गई थी। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे ये बताना है। ऑप्शंस हमारे, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। Who of the following was not the member of interim national government
फॉर्म्ड इन अगस्त 1946 एडी। यानी जो तत्कालीन सरकार बनी थी, कौन उसके मेंबर नहीं थे? ऑप्शंस है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। सही आंसर ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ये मेंबर नहीं थे। इसके अलावा ये तीनों मेंबर थे। क्या क्या थे तीनों? सी राजगोपालाचारी, इन्हें दिया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें दिया गया था फूड और एग्रीकल्चर। जगजीवन राम, इन्हें लेबर दिया गया है, लेबर मिनिस्टर। ये हम किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? ये हम तत्कालीन सरकार की बात कर रहे हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसकी बात कर रहे हैं। Who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of constitution of India? सबसे पहली बार ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसने दिया था? किस पार्टी ने दिया था? स्वराज पार्टी इन 1934, कांग्रेस पार्टी इन 1936, मुस्लिम लीग इन 1942, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। तो पहली बार जो आइडिया दिया था वो दिया था स्वराज पार्टी ने। और कब दिया था? 1934 में दिया था। Which one of the following statement is or are not true in relation to the constituent assembly? अब स्टेटमेंट्स देखना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज। स्टेटमेंट क्या क्या है? पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। क्या ये बात सही है? डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट था। जो असेंबली के मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए थे क्या? नहीं, ये भी बात गलत है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए थे। असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। क्या असेंबली के जो मेंबर्स थे वो मल्टी पार्टी से बिलोंग करते थे, बहुत सारी पार्टी से? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 3 सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है, असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज। तो सही बात है, असेंबली ने जो अपना काम किया था वो डिफरेंट कमिटीज बनाकर, वेरियस कमिटीज बनाकर ही किया था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर वो होगा जो स्टेटमेंट गलत है, तो 1 और 2। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए 1 एंड 2। Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were nominated by British Parliament, nominated by Governor General, elected by legislative assemblies of various provinces, elected by Indian National Congress and Muslims। सही आंसर ऑप्शन सी, इन्हें इलेक्ट किया था लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने, वो असेंबलीज वेरियस प्रोविंसेस की जो असेंबलीज थी। Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? Constituent Assembly के पहले इलेक्टेड, ये देखने की बात है वर्ड इलेक्टेड, मतलब पहले जो चुने गए थे चेयरमैन वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थे। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो इस दिन चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरमैन। और क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इन्हें मेंबर चुना गया था। लेकिन इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये था हमारा आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।